जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, अगर आपके मल्टीपल लोन हैं, आपने बहुत सारे लोन ले रखे हैं और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, आपकी कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई कि आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं और ऐसे ऐसे बुरे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो भाइयों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझना है कि आपके साथ क्या क्या दिक्कत और प्रॉब्लम आएंगी और हमें उससे कैसे बाहर निकलना है। क्योंकि भाइयों बहुत से लोग परेशान हैं। भाइयों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करना उन लोगों के साथ जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनके साथ शेयर करना। बाकी कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर बताना ताकि हम आपको बता सकें आपके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं नहीं आ सकते। कंपनी का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा। और भाइयों, हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जैसे हम लाइव पर आएँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और बाकी मैं अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा। किसी भाई की कोई भी पर्सनल क्वेरी होगी तो कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं। भाइयों, मल्टीपल लोन एक ऐसा माया जाल जिसमें आप फंस चुके हो। एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरे को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके आपने बहुत सारे लोन और बहुत सारे क्रेडिट कार्ड आपने ले लिए। लेकिन आपकी मजबूरी बन गई, आपके साथ या तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम होगी, जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया, या फिर और कोई दिक्कत आ गई, घर पे कोई ऐसी स्थिति बुरी बन चुकी है कि आपसे लोन की किस्त नहीं भरी जा रही। तो इस स्थिति में आकर बहुत से लोग अपना आपा खो देते हैं। बहुत से लोग इस में आकर अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। पंचकुला में 7 लोगों को एक ही साथ जो है नशीला पदार्थ खाकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आपने न्यूज़ में देखा होगा, पंचकुला में एक पूरे परिवार ने इसी कारण सिर्फ कर्ज के बोझ में आकर उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो भाइयों, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन आपको कभी भी इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हम लोगों से एक ही गुहार लगाते हैं, कभी भी अगर आपसे लोन की किस्त नहीं भरी जा रही तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने अगर किस्त नहीं भरी तो आपको जेल हो जाएगी या फिर आपके साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम बन जाएगी। देखो, दिक्कत प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ बनती ही है, तभी वो लोन की किस्त नहीं भर पाते हैं। नहीं तो देखो, ना ही इसके अंदर आपका रिश्तेदार साथ देता है, ना ही इसके अंदर कोई भी आपका रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी दोस्त, कोई भी साथ नहीं देता। जब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, आप किसी से पैसा मांगने की कोशिश करेंगे, कोई भी आपको व्यक्ति पैसा नहीं देगा। लेकिन आपके पास खुद के अंदर अगर दिमाग है तो अपने दिमाग से बहुत आगे निकल सकते हो। इन चीज़ों से आप बहुत दूर जा सकते हो, क्योंकि ये ऐसा एक माया जाल है जिसमें आप फंसते चले जाते हो और ऐसा कर करके आप लोग इससे बाहर निकलने की कोशिश तो दूर, आप लोग अपने जीवन लीला तक समाप्त करने की सोच लेते हो। तो भाइयों, ये सबसे गलत आपके मन में आने वाला विचार है। तो इस विचारों को भी हम समाप्त कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि लोगों के मन में जो विचार आ रहे हैं बहुत ही बेकार आ रहे हैं। किस वजह से? रिकवरी एजेंटों की वजह से। रिकवरी एजेंट जो है बहुत ज़्यादा परेशान करके रखते हैं हर किसी क्लाइंट को। चलो ठीक है, चलो रिकवरी वाले तो परेशान कर रहे हैं, आगे बैंक भी तो आपको जो है दबाव डाल रहा है। तो भाइयों, बैंक जो दबाव डालता है वो 92 दिन के बाद डालता है दबाव। पहले तो इनके जो रिकवरी वाले हैं वो आपके साथ दबाव बनाते हैं, वो पहले आपको फ़ोन कॉल करके परेशान करने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। अगर आपके साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम बनी हुई है तो सबसे पहले आपको, अगर जैसे प्रॉब्लम है, कोई आपके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपसे नहीं भरी जा रही किस्त, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना कि आपने लोन की किस्त नहीं करी तो आपने कोई क्राइम कर दिया। ये किसी क्राइम की श्रेणी में नहीं आता, ये आपका डिफॉल्ट जो माना जाता है। अनसिक्योर्ड लोन की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो। अगर आपने पैसा नहीं दिया, बैंक का अगर समय से नहीं दिया, तो आप किसी क्राइम की श्रेणी में नहीं आते। ऐसा होता है, बता देते हैं आपको, जब आप लोन की किस्त नहीं भरते, ये अपना डाटा जो है आपका सारा का सारा डाटा ये थर्ड पार्टी रिकवरी वालों को भेज देते हैं। जो थर्ड पार्टी रिकवरी वालों को पर जो डाटा जाता है वो आपको दिन भर में फ़ोन कॉल करके परेशान करते हैं। इस प्रकार परेशान करते हैं कि आप लोगों को ना ही नींद आती है ढंग से, ना ही आप काम कर पाते, ना ही खाना खा पाते हैं। एक आपकी मजबूरी के कारण, आपकी मजबूरी ये बनी हुई है कि आपकी जॉब नहीं है, आपकी जॉब चली गई है, आपका बिजनेस में लॉस हो गया है, आपके साथ कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम बनी हुई है कि आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे। लेकिन इनका जो तांडव है ये पूरी तरह से चलता रहता है। ये आपको फ़ोन कॉल कर करके आपके पड़ोसियों को, आपके दोस्तों को, आपके परिवार को फ़ोन करके परेशान कर देते हैं। लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ये बिल्कुल जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ चलते हैं। ये कभी भी आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते। अगर ये आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे होते तो आज की डेट में कोई भी लोग इतना जो प्रेशर में आ रहे हैं, प्रेशर में ना आते, वो प्यार से अपनी किस्त जमा कर देते। चलो कोई नहीं, अब जो आपके साथ दिक्कत परेशानी बनी है इसका हल भी है। देखो भाई, अगर आप इनके फ़ोन कॉल नहीं भी उठाएंगे तो आपका कोई भी क्राइम की श्रेणी में नहीं आते। फ़ोन कॉल जितने ये कर रहे हैं सारे के सारे थर्ड पार्टीज कर रही हैं। अगर आपको कोई भी जवाब चाहिए या जवाब देना है या लेना है तो आप ईमेल के माध्यम से ले सकते हैं। आपके पास ईमेल आईडी है जिससे आपको लोन मिला, आपके पास ईमेल आई हुई है, आप कंपनी को डायरेक्ट मेल कीजिए, अपनी समस्या बताइए। किसी भी रिकवरी वालों को अपनी समस्या बताने की जरूरत नहीं है, फ़ोन मत उठाएं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। उसके बाद आपके साथ जो दिक्कत आती है रिकवरी एजेंटों का घर पर आना। बहुत से रिकवरी एजेंट है घर पर आते हैं, 21 दिन के बाद रिकवरी वाले घर पर आना शुरू कर देते हैं। अब क्या हर रिकवरी एजेंट से हमने बातचीत करनी है?
हर रिकवरी एजेंट से हमें बातचीत नहीं करनी है। अगर रिकवरी एजेंट के पास उसके पास आईडी प्रूफ है अपना कि भैया मैं यहाँ पर रिकवरी करने आ रहा हूँ, तो भैया आपको पहले पता होना चाहिए कि आपके घर पे कोई रिकवरी एजेंट आ रहा है। आपको फ़ोन करके बताया जा रहा है या आपको मेल करके बताया जा रहा है कि हमारा एक रिकवरी एजेंट आपके घर पर आने वाला है, आप अपॉइंटमेंट किए गए हैं, इस रिकवरी एजेंट को अपॉइंटमेंट किया गया आपके घर के लिए। आपके पास अगर किसी प्रकार के इस प्रकार की मेल या कोई मैसेज नहीं आया, तो भैया जो रिकवरी आ रही है वो थर्ड पार्टी की तरफ से रिकवरी आ रही है। जो थर्ड पार्टी रिकवरी करने वाले आ रहे हैं वो सिर्फ अपनी कमीशन बेस पर काम करने के लिए आते हैं। कमीशन किस प्रकार की दे देते हैं कंपनी वाले इनको, जो रिकवरी एजेंसियां हैं, पैसा निकाल कर दो हम आपको 10% देंगे इनका, आप पैसा निकाल कर दो हम आपको 15% देंगे इनका। तो इस प्रकार इनकी जो है एजेंसियां लगातार इनको इम्प्रूवमेंट देती रहती हैं और ये आपके घर पर आते रहते हैं। लेकिन अगर उनके पास डीआरए का सर्टिफिकेट नहीं है, होम विजिट लेटर नहीं है, आईडी प्रूफ नहीं है, तो भाइयों जो रिकवरी करने आ रहे हैं सारे के सारे थर्ड पार्टीज के गुंडे हैं। गुंडे कह लो क्योंकि ये लोग बदतमीजी बहुत ज़्यादा करते हैं, ना ही ढंग से बात करते हैं। जो भी ढंग से बात करने वाले आ रहे हैं हम उनके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन जो ढंग से बात नहीं करते हैं उनके लिए आरबीआई को बहुत ज़्यादा कर लेना चाहिए सख्त अपने आप को। क्योंकि आरबीआई जब इतने बड़े बड़े एक्शन लेती है, कंपनियों को जब ताला तक लगवा देती है, तो ये रिकवरी एजेंट जो घूम रहे हैं झोला छाप, इनके लिए तो कुछ बनाना चाहिए रूल। तो इनके लिए भी रूल बने हैं, ये नहीं है कि इनके लिए रूल नहीं बने। आप इनकी कंप्लेंट कर सकते हो आरबीआई में। आरबीआई में जब आप इनकी कंप्लेंट डालोगे तो भाइयों इनकी नौकरी जाने का खतरा, साथ में आपको मुआवजा भी मिल सकता है अगर कोई भी बदतमीजी कर रहा है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए। कोई भी रिकवरी वाला अगर आपके घर पर आ रहा है तो आपको उसकी सबसे पहले रिकॉर्डिंग करनी है ऑन कैमरा उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर वो गाली गलौज कर रहे हैं, उनकी गाली गलौज उस रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाती है, तो आरबीआई को आप टैग कीजिए, उसकी जॉब भी जाएगी और जिस कंपनी का आपने पैसा देना उसको मुआवजा भी देना पड़ जाएगा। तो ये सब कुछ होता है। उसके बाद अगर कोई भी रिकवरी वाला आपके साथ बदतमीजी गाली गलौज करने की कोशिश कर रहा है या फिर आपके आस पड़ोस में चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, तो आप 112 डायल करके पुलिस को भी बुला सकते हैं। अगर आप पुलिस को बुला सकते हैं तो भैया मुआवजा कंपनी आपको दे या ना दे, लेकिन आप इस रिकवरी वालों को कम से कम पकड़वाएं। क्योंकि ये जो कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आस पड़ोस में चिल्ला रहे हैं, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ये जो कर रहे हैं रिकवरी थर्ड पार्टीज़ की, ये बिल्कुल फेक रिकवरियाँ हो रही हैं। डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डीआरए का सर्टिफिकेट का मतलब होता है डेप्थ रिकवरी एजेंट, जो कि उसकी 100 घंटे की पढ़ाई की जाती है, उसके बाद उसको एग्ज़ाम दिया जाता है, एग्ज़ाम के बाद ही उसको जो है डीआरए का सर्टिफिकेट दिया जाता है। आईडी प्रूफ होता है जो बैंक का आईडी प्रूफ होता है कि जिस बैंक से आप आ रहे हैं, क्या वो उस बैंक से आ रहे हैं, कौन सी रिकवरी एजेंसी से आ रहा है, उसका आईडी प्रूफ आपके पास दिखाना जरूरी है। सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही रिकवरी करने के लिए आ सकते हैं। उसके बावजूद अगर ये रिकवरी करने आगे पीछे आ रहे हैं टाइम से पहले या टाइम के बाद, तो आप उनकी आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो। आरबीआई को इसको मानना होगा क्योंकि आरबीआई के रूल के अनुसार ये लोग नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अब आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम ये रिकवरी वालों की थी। अब रिकवरी वालों की तो टेंशन है सारे के सारे, मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता रहता हूँ रिकवरी वालों के ऊपर। लेकिन इसके बाद जो बैंक करता है 92 डेज़ के बाद, जब आपका अकाउंट एनपीए में चला जाता है, बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि भैया एनपीए का मतलब क्या होता है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, एक तो हो गया आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, जैसे आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट में 92 डेज़ में जाता है, उसके बाद बैंक आपको एक चेतावनी भरा लेटर भेजता है, रिकॉल नोटिस या डिमांड नोटिस। पहले तो रिकॉल नोटिस जो है 60 दिन के अंदर बैंक भेज देता है, लेकिन जो डिमांड नोटिस आता है वो 92 डेज़ के बाद आपके पास आता है। 92 डेज़ का मतलब होता है आपका अकाउंट एनपीए में जाना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाना। बैंक को आपसे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए बैंक ने आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल दिया। अब इस बीच बैंक क्या करता है, आपका चाहे जितने लाख का मर्जी लोन है, हर किसी के साथ यही कुछ होने वाला है। चाहे आपका छोटा लोन है, आपका बड़ा लोन है, आपका 1000 का लोन है या 1 करोड़ का लोन है, आपका अनसिक्योर्ड लोन है, तो यही कुछ ही होने वाला है। सिक्योर्ड लोन में देखो, अगर सिक्योर्ड लोन है 92 डेज़ के बाद उसमें सरफेसी एक्ट लगता है। सरफेसी एक्ट के अनुसार ही वो लोग आपके मकान की, जो आपका कोई भी आपने गिरवी चीज़ रख रखी है, उसकी जब्ती कर सकते हैं। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में आपने कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रख रखी, आपने सिर्फ अपना पैन कार्ड दे रखा है, पैन कार्ड के अपने बदले आपको लोन दिया गया। आपका सिर्फ वो सिविल देखकर, आपका सिविल अच्छा था, आपको लोन मिल गया। अब आपका सिविल बर्बाद हो चुका है, अब आपको कोई भी कंपनी लोन भी नहीं देगी। ठीक है, अब 92 डेज़ के बाद बैंक क्या करता है, लीगल की कार्रवाई करनी शुरू कर देता है। लीगल की कार्रवाई में सबसे पहले बैंक आपको डिमांड नोटिस पहला भेजता है, उसके बाद दूसरा डिमांड नोटिस, थर्ड डिमांड नोटिस, ऐसे करके आपको डिमांड नोटिस भेजता है बैंक। ठीक है, आप उसके ऊपर रिप्लाई दे सकते हैं, एक वकील के माध्यम से उनको रिप्लाई करवाइए कि आपसे ये दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, मैं पैसा भरने में असमर्थ हूं। मतलब कि क्लाइंट के अनुसार, जैसे वकील लिखेगा कि अभी हमारी कंडीशन सही नहीं है, हमारे क्लाइंट की थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा समय प्रोवाइड करें। कई कंपनियां समय दे देती हैं आपको, लेकिन कुछ कंपनियां समय नहीं देती। लेकिन आपके पास एक प्रूफ हो जाता है कि आपने बैंक को पहले ही बता रखा था। ठीक है, उसके बाद बैंक क्या करती है, आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता करना। इसमें भी आपकी सेटलमेंट ही होती है, लेकिन आर्बिट्रेशन आपके शहर से कहीं कहीं कोसों दूर, कहीं किलोमीटर दूर रखी जाती है।
ताकि आप लोग तंग हो सके, परेशान हो सके। लेकिन नहीं, अगर आप नहीं जा सकते, आपके घर से 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर आपके घर से इन्होंने आर्बिट्रेशन नियुक्त कर दिया, किसी एडवोकेट के माध्यम से उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करवा दीजिए। अगर आप उसमें ऑब्जेक्शन फाइल करवा देंगे तो आने वाली दिक्कत प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। क्योंकि क्या करते हैं, वोट पास करके आपके अकाउंट को लीन लगा देंगे, जिससे आपका जो आप जो कमा रहे हैं, जो घर के लिए आप खाने के लिए, आप 2-4 वक्त की रोटी खाने के लिए आप जो जोड़ रहे हैं, वो सारा का सारा बैंक अपने खाते में ले लेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक को ऑब्जेक्शन देनी होगी, सिर्फ आर्बिट्रेशन को ऑब्जेक्शन देनी होगी। नहीं तो आर्बिट्रेशन में आपका वोट पास करके आपका जो अकाउंट है उस पर सैलरी पे अकाउंट पे लीन लगा देगा। ठीक है, ये आपके पास ये नहीं है कि एक ही बार आएगा आर्बिट्रेशन का नोटिस। आर्बिट्रेशन का नोटिस 2 बार भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि आर्बिट्रेशन 1 बार आई है, 2 बार आई है तो ये आर्बिट्रेशन का बार बार आपको ऑब्जेक्शन लगवाना पड़ेगा। क्योंकि अपॉइंटमेंट अलग अलग तरीके से की जाती है, अलग अलग प्रकार से वो आपको आर्बिट्रेशन नियुक्त कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है भाइयों, आर्बिट्रेशन के बाद बैंक आपके ऊपर, अगर आपने देखो चेक दे रखा है, किसी बैंक के अंदर चेक दे रखा है, चेक में होती भी है 138 का केस। 138 का केस का मतलब 2 साल की इसके अंदर जो आप देखेंगे 2 साल की जेल होती है इसके अंदर, और 100% पेनल्टी आपको देनी होती है, जो कि आपकी कोर्ट में ली जाती है। चलो ठीक है, अब आपने चेक नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर ईसीएस लगा रखी है, ईसीएस के अंदर भी सेम 2 साल की जेल और 100% पेनल्टी होती है। लेकिन बैंक हर किसी के ऊपर केस नहीं करता। अगर केस करने लग गया बैंक हर किसी के ऊपर, तो भाइयों केस चलते हैं कई कई साल। एक ही साल के अंदर केस खत्म नहीं होता, 6 महीने के अंदर केस खत्म नहीं हो जाता है, तो केस चलते हैं बहुत लंबे। लोग जो आपका मोटा अमाउंट, बड़ा अमाउंट होगा तो बैंक उसमें केस डाल देगा। छोटे जो आपके लोन अमाउंट होते हैं उसमें बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपके जो केस फाइल कर दें। लेकिन हाँ, बैंक के पास नियम है, वो करना चाहे कर सकता है केस। क्या करता है बैंक, आपके पहले डिमांड नोटिस के बाद डायरेक्ट आपके पास सेक्शन 25 का नोटिस भेजता है, उसके अंदर सीधा आपके पास सम्मन आ जाता है। सम्मन का मतलब है कि आपके ऊपर सीधा कोर्ट की तरफ से आपको एक नोटिस आ चुका है कि आपको उस शहर में आना होगा जिस शहर में आपका नोटिस निकला है, मतलब जिस शहर में आपका सम्मन पड़ा है वहाँ पर आपको आना होगा। ठीक है, अब आपके साथ दिक्कत प्रॉब्लम बनी हुई है तो देखो जी, पैसा नहीं है, इस वजह से ये दिक्कतें प्रॉब्लम चल रही है। पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो दिक्कत प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हैं। ये मत सोचना कि दिक्कत प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आपने कोई क्राइम कर दी, आपके साथ कोई ऐसी दिक्कत बन चुकी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने जो केस को मजबूत करने के लिए, देखो बैंक अपना केस मजबूत करता है पूरी तरह से, लेकिन आप कभी भी अपना केस मजबूत ना करते, आप तो क्या करते हैं, अपने हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं, कहीं कोने में चले जाते हैं, शहर छोड़ के चले जाते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कहीं बाहर चले गए या फिर आपके घर पे आप नहीं रहते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हमें पता है, बहुत से लोग फ़ोन करके बता देते हैं कि हम ऐसे गए ऐसे करके। ऐसे नहीं होता, आपको मैं बता देता हूँ करना क्या है। सबसे पहले बैंक को आपने प्रायर इंटीमेशन देनी है। प्रायर इंटीमेशन का मतलब बैंक को आपने एक जानकारी प्रोवाइड करवानी है। देखो, रिकवरी वाले को जितनी मर्जी जानकारी प्रोवाइड करा लो, वो आपके सिर के ऊपर है, उसके भी सिर के ऊपर है, कोई फायदा नहीं उसको मैसेज डालने का। आपके लिए जो दिक्कत बनी है बैंक को बताएं, चाहे वो NBFC है, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड का है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे जो भी है, जिससे भी आपने लोन ले रखा है। सबसे पहले उनको एक इंटीमेशन लेटर वाया एडवोकेट भिजवाइए। कोई भी दिक्कत परेशानी है, एडवोकेट आपके हिसाब से, आपके बिहाफ से लिख कर देगा। उसके बाद वहाँ पर जब नोटिस जाएगा, तो भैया अगर आप अपनी तरफ से कोई भी नोटिस भेजते हैं ना बैंक को, पता है बैंक क्या करता है, आपके नोटिस को एक कूड़े के डब्बे में डाल देता है। कहते हैं उसकी तो कोई वैल्यू होती नहीं है। अगर एक एडवोकेट के माध्यम से, जिसमें स्टैंप लगी होगी, सिग्नेचर होंगे, तो उसके लिए फिर जो कंपनियां हैं, बैंक कंपनियां, उनको ये डाटा संभाल कर रखना पड़ता है। क्योंकि वो आपको जो मेल की जाती है, उसके अंदर जब प्रायर नोटिस जाता है, उसके अंदर एक मेल की जाती है जिसका डाटा आपके पास होता है आपकी मेल के ऊपर, जो कि आपको CC में रख देते हैं और बैंक के पास जो नोटिस है वो भेज देते हैं। ठीक है, अगर बैंक इसके बावजूद आपको समय नहीं दे रहा तो आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपने अपनी तरफ से पहल कर दी है, बैंक को आपने बता दी है। ठीक है, आपने बैंक को बता दिया, इसके बाद आपको डरना घबराना नहीं है। रिकवरी भी स्टॉप हो जाती है, अगर बैंक आपको समय भी दे देता है तो इसमें आपकी रिकवरी भी स्टॉप हो जाती है। और नोटिस जाने के बाद काफ़ी हद तक आपकी रिकवरियाँ स्टॉप कम हो जाती हैं, क्योंकि बैंक को पता लग जाता है इसने भैया कानूनी का सहारा ले लिया, मैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो बैंक स्टॉप कर देता है। क्योंकि बैंक पहले ही बहुत ज़्यादा ब्याज ले रहा होता है, मोटे मोटे ब्याज आपसे ले रहा है। बैंक बहुत मोटा ब्याज लेके आपको लोन दे रहा है। जो NBFC है सबसे ज़्यादा मोटा ब्याज देती है। ठीक है, जब आपका ये नोटिस चला जाएगा, उसके बाद आपके साथ 100% नहीं है, 70% तक आपकी रिकवरी स्टॉप हो जाती है और 70% तक आपका फ़ोन कॉल भी कम हो जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। ये फर्स्ट जब आपका पहला हुआ है, उसके बाद बैंक अगर आपको दे रहा है आर्बिट्रेशन, उसमें ऑब्जेक्शन लगवाइए, सेक्शन 25 का आ रहा है उसका रिप्लाई करवाइए। आपको सिर्फ उनके बैंक के जो भी नोटिस आ रहे हैं ना, उनका रिप्लाई करवाते रहिए। जैसे ही आप रिप्लाई करवाते रहेंगे तो आपका जो है, जो माहौल है, थोड़ा ठंडा होता चला जाता है। ये मत सोचना कि आप नोटिस नहीं भिजवाएंगे, आप एक कोने में बैठ जाएंगे तो उससे काम नहीं चलता। बैंक को बताइए कि ये दिक्कत है, जेन्युइन दिक्कत है,
तो बैंक आपको समय देता है, नहीं तो बाद में इसकी सेटलमेंट भी होती है। हर बैंक आपको सेटलमेंट देता है, सेटलमेंट भी होती है, ये नहीं है कि सेटलमेंट नहीं होती है। अगर 3 महीने के अंदर आप लोग कहते हैं कि एनपीए के बाद मेरे को डायरेक्ट सेटलमेंट मिल जाएगी, सेटलमेंट मिल जाएगी, लेकिन बैंक क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के बाद अगर आपका 1 लाख का लोन है, वो कहेगा कि आपकी पेनल्टी लग के हमने 1,20,000 हुई पड़ी है, आप 20,000 रुपये कम करके दे दीजिए, आप 1 लाख रुपये देकर सेटलमेंट करवा लीजिए। आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम पहले ही बनी हुई है, आप ये 1 लाख रुपये देकर तो भैया कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो बैंक से थोड़ा और समय लेके आप थोड़ा सा और खींच के इसको लंबा, जब 3 महीने तक इतनी हरासमेंट आपने फील कर दी, थोड़ा सा और सही, 6 महीने के बाद आपको 50% पर आसानी से सेटलमेंट मिल जाती है। और अगर 8 महीने और 9 महीने तक आप ठहर जाते हो, 30% तक बैंक आपको सेटलमेंट दे देता है अनसिक्योर्ड लोन में। अधिकतर बैंक आपको जो है कि 30% पर सेटलमेंट देते हैं, 1 लाख के लोन के ऊपर 30% में आपको सेटलमेंट दे देते हैं। तो डरना घबराने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके दिक्कत परेशानी ऐसी बनी हुई है, बड़ी परेशानी बनी हुई है, तो आपको उस कानून का सहारा लेना चाहिए। ये मत सोचिए कि भैया आपका काम नहीं होगा, काम हर चीज़ का होता है। ये नहीं है कि आरबीआई गाइडलाइन के अनुसार ये लोग आपके साथ जो बदतमीजी कर रहे हैं, तो इसकी वजह से आप जो अपने जीवन लीला तक समाप्त करें, तो कोई फायदा नहीं है। आप लोगों को समझदारी दिखानी है, सिर्फ और सिर्फ समझदारी जितनी रहेगी उतना आप आगे बढ़ते रहेंगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा आपके पास इतना पैसा होगा, आपको कभी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद तो हम यही करते हैं कि आप इतना कमा लें कि आपको कभी लोन के झंझट में पड़ने की जरूरत ना पड़े। बाकी भाई उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।